कैसे हो भाई लोग? आज अब तक हमारा हो गया डे 4 ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में हम लोग 10th से 11th में कैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्ड होने चाहिए, धीरे धीरे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, वो कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, आज हम लोग डे 5 के साथ कंटिन्यू करेंगे अपना ब्रिज कोर्स और सेल के टॉपिक में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल में हम लोग ने अब तक बहुत सारी ऑर्गेनल्स पढ़ ली, अभी थोड़े बहुत ऑर्गेनल्स रह गए, जैसे कि हमारा राइबोसोम। तो आज उन ऑर्गेनल्स को कंप्लीट करेंगे और हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नीट के। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि हाँ जितना पढ़ा है मैंने उसमें से ही सब क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, एनसीईआरटी से ही, बाहर से नहीं आ रहे एक भी, सब एनसीईआरटी से आ रहे। बट एनसीईआरटी की जो लाइन है उसके ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस होना चाहिए कि उसका एग्जैक्ट मतलब क्या हो रहा है। एनसीईआरटी में कोई वर्ड दिया होगा ना तो उसका मतलब पता ही होना चाहिए आपका, कैसे भी उस वर्ड का मतलब, उसके इन डेप्थ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ऐसा है एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे विथ राइबोसोम। हम लोग ने अब तक अलग अलग तरीके से अलग अलग ऑर्गेनल दिख रहे थे, ये देखा। ठीक है, वैसे ही हमको राइबोसोम दिखता है सेल के अंदर। राइबोसोम एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनल है। कैसे? बहुत छोटा सा ऑर्गेनल। ठीक है, तो इस ऑर्गेनल को अगर हम लोग जब भी साइंटिस्ट देख रहे थे माइक्रोस्कोप में, तब ये ऑर्गेनल दिख ही नहीं रहा था, है? क्योंकि तभी पुराने टाइप का माइक्रोस्कोप चलता था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिख ही नहीं रहा था। फिर थोड़े एडवांसमेंट आए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तब हम लोग को दिखने लग गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब भी आया नया, तभी हमको एक नया ऑर्गेनल दिखने लग गया। तो इस नए ऑर्गेनल को सबसे पहली बार किसने देखा था? तो उनका नाम था जॉर्ज पैलेडे। ठीक है, तो ये जॉर्ज पैलेडे जो है, इन्होंने नॉर्मल माइक्रोस्कोप में देख लिया क्या राइबोसोम को? नहीं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में तो राइबोसोम दिखता ही नहीं है। इन्होंने जब भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप हो गया, तब उसके बाद इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सेल को देखा, तो पहली बार इनको क्या दिखा? राइबोसोम। ठीक है, तो जॉर्ज पैलेडे ने किस में देखा, क्या चीज में देखा? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में सबसे पहली बार उन्होंने राइबोसोम को देखा। तो जब राइबोसोम को देख लिया, अब पहले देखते, फिर उसके बाद उसके ऊपर स्टडी चालू हुई ना, फिर साइंटिस्ट ने स्टडी चालू किया बहुत, करने को, फिर धीरे धीरे राइबोसोम क्या चीज से बना है वो पता लगने लगा। तो सबसे पहले क्या पता लगा? जो राइबोसोम है वो बना है आरएनए प्लस प्रोटीन से। आरएनए प्लस प्रोटीन से क्या बना है? राइबोसोम। इतना समझने लग गया। फिर धीरे धीरे और एडवांसमेंट हुआ, तो साइंटिस्ट को दिखने लगा जो राइबोसोम है ना, वो एक नहीं दो सब यूनिट से बने, दो चीजों से बने, हाँ, दो पार्टिकल से बने। तो इन्होंने बोला कि जो राइबोसोम है वो दो सब यूनिट से बना है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। साइंटिस्ट ने देखा कि ये दो सब यूनिट से बना है। कौन सा सब यूनिट? एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। साइंटिस्ट ने देखा एक बड़ा स्ट्रक्चर था, एक छोटा स्ट्रक्चर था, दोनों मिलके बना रहे थे राइबोसोम को। ये बड़े स्ट्रक्चर को बोला लार्जर सब यूनिट, और जो छोटा वाला था, छोटा वाला इसको बोला स्मॉलर सब यूनिट है। फिर धीरे धीरे एडवांसमेंट और होने लग गया। ठीक है, तो फिर अभी इसके साइज और डेंसिटी, ये जो लार्जर सब यूनिट था और ये शॉर्टर सब यूनिट था, दोनों का शेप भी सेम नहीं था, साइज भी सेम नहीं था, और दोनों अलग अलग डेंसिटी के थे। तो धीरे धीरे एक नया यूनिट आया। ठीक है, सेडबर्ग्स यूनिट आया। ठीक है, जब भी दो स्ट्रक्चर दिख गए हम लोग को, ये दो स्ट्रक्चर दिखने के बाद धीरे धीरे जब एडवांसमेंट हुआ, तो फिर आया एक यूनिट, सेडबर्ग्स यूनिट। ये सेडबर्ग्स यूनिट क्यों यूज किया जा रहा था? ये यूनिट यूज किया जा रहा था जिससे कि हम लोग जो अलग अलग यूनिट, सब यूनिट है एक राइबोसोम का, उसका शेप और डेंसिटी डिफाइन करने के लिए। ठीक है, सेडबर्ग्स यूनिट जो था, ये था इनडायरेक्ट मेजर करने के लिए, of density and size।
जिस चीज की जितनी बड़ी साइज उतनी बड़ी सेटबॉक्स यूनिट, उसका उतना बड़ा सेटबॉक्स यूनिट, जिसका जितना ज्यादा साइज उतना ज्यादा सेटबॉक्स यूनिट, जिसका जितना ज्यादा डेंसिटी उसका उतना ज्यादा सेटबॉक्स यूनिट, जितना कम डेंसिटी जितना कम साइज उतना कम सेटबॉक्स यूनिट, समझा। तो ये यूनिट उन्होंने निकाला, फिर धीरे धीरे पता लगाने लग गए कि सेल जो हमारा राइबोसोम है उसका सेटबॉक्स यूनिट है कितना। सेटबॉक्स यूनिट तो मतलब उन्होंने इन्वेंट कर दिया, सपोज सेंटीमीटर तो इन्वेंट कर दिया, बट ये कितना लेंथ का है ये हाथ सेंटीमीटर्स में, ये अभी निकालना बाकी था। तो उन्होंने जब आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि कितना सेटबॉक्स यूनिट होता है एक राइबोसोम, तो उनको पता चला कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक है, दो टाइप के राइबोसोम होते हैं। एक होता है सेटबॉक्स यूनिट्स का जो रिप्रेजेंटेशन था वो एस से था, तो एक होता है 70S और एक 80S राइबोसोम। दो टाइप के राइबोसोम उन्होंने देखे, एक 70S और एक 80S। उन्होंने देखा कि जो 70S राइबोसोम था ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट था, और जो 80S था वो यूकैरियोटिक में था। तो ह्यूमन बींग्स क्या है, यूकैरियोटिक है प्रोकैरियोटिक। ह्यूमन बींग्स प्रोकैरियोटिक है, कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी सब क्या है यूकैरियोटिक। तो सबके अंदर कौन सा राइबोसोम होगा, 70S के 80S, 80S ऑब्वियसली, ठीक है। बट ये जो यूकैरियोटिक जो था ये राइबोसोम, ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट था। हम लोग ने ये भी देखा कि किसी किसी ऑर्गेनल के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है। तो ये जो राइबोसोम था वो 70S नहीं था बल्कि 80S नहीं था बल्कि 70S था। क्या था, 70S। तो 70S जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं मिलता, ये इंट्रा ऑर्गेनल में भी मिलता है, ठीक है। एक ऑर्गेनल के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S ही होता है हमेशा, ठीक है। ये ओवरऑल उन्होंने देखा, इसकी ओवरऑल यूनिट कितनी थी, 70S या 80S। बट ये हाथ मेरा 100 सेंटीमीटर का, सपोज 1 मीटर का, ठीक है। बट ये हाथ इससे बना है, इससे बना है, इससे बना है, ठीक है। ये तीनों का लेंथ अलग है, राइट। ये तीनों का एक ही लेंथ है क्या, नहीं। तो ये राइबोसोम में 70S से बना है, बट ये किसी और ये कुछ, ये दोनों मिला के 70S बना देंगे, राइट। इसका लेंथ और इसका लेंथ, इसका लेंथ सबका अलग अलग होगा, ये मिला के मेरा पूरा हाथ का लेंथ बना देंगे। वैसे ही ये दोनों का जो अलग अलग सेडिमेंटेशन कांस्टेंट था, ये दोनों मिला के इसको 70S या 80S बना रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जब देखा तो पता चला कि 80S जो था वो कौन से सेडिमेंटेशन यूनिट से बना था। जो 80S के अंदर दो थे, देखो, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। तो जो लार्जर सब यूनिट था वो क्या चीज से था, कितने का था, वो 60S का बना था। कितने S का, 60S। और जो स्मॉलर सब यूनिट था वो बना था 40S का। वैसे जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम था उसको जब डिटेक्ट किया गया तो उसके अंदर जो लार्जर था वो कितने का था, देखो 50S, और जो स्मॉलर था वो कितने का था, 30S। आपको इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज हाउ मच सेडिमेंटेशन यूनिट्स, ठीक है। तो आपको याद रखने का देखो ट्रिक बताते हैं। देखो सबसे पहले 80S राइबोसोम एक, 70S राइबोसोम एक, ठीक है, हो गए दो। अभी ये दो सब यूनिट से बना होगा, दोनों का सेडिमेंटेशन सेटबॉक्स यूनिट मालूम होना चाहिए। देखो 70S जो है 80S, सपोज 80 माइनस 20 कितना होता है, 80 माइनस 20 कितना होता है, 60, 60 माइनस 20 40। तो जो 80 सेडिमेंटेशन और 40 सेडिमेंटेशन यूनिट्स बना के कितना बनता है, 80 सेडिमेंटेशन यूनिट्स, ठीक है। सिमिलरली जो 80 है वो 60 और 40 से बना है, वैसे 70 किससे बना है, 70 माइनस 20 कितना होता है, 50। तो जो लार्जर सब यूनिट होगा वो 50S होगा और स्मॉलर सब यूनिट कितना होगा, 50 माइनस 20 30। सिंपल एज दैट, बस ये तुमको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको MCQ आए कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है उसके लार्जर सब यूनिट का सेटबॉक्स यूनिट कितना है, आप कितना लिखोगे, 60S, नो 50S। देखो इंट्रा ऑर्गेनल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, 70S वाला, तो आंसर क्या होगा, 50S। समझ में है आपको, कितना समझ में है। ये हमारा
इतना हो गया अपना राइबोसोम के बारे में, ये राइबोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया, ठीक है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है एक्चुअली, तो वो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे स्लाइड में, ठीक है। फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। हमारा सेल है, सेल के अंदर हर बार राइबोसोम साथ में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक राइबोसोम के दो यूनिट्स है, एक लार्जर सब यूनिट, एक स्मॉलर सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट साथ में हमेशा नहीं होते, ठीक है। लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट अलग अलग प्रेजेंट होते, ठीक है। जब इस सेल में प्रोटीन बनवानी होती है, ठीक है, प्रोटीन बनवानी होती है तो सेल में जो साइटोप्लाज्म में मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है। जैसे ही मैग्नीशियम का कॉन्सेंट्रेशन हाई होता है वैसे ये दोनों सब यूनिट साथ में आ जाते हैं, समझा। देखो सबसे पहले क्या होता है, लार्जर सब यूनिट, साइटोप्लाज्म की बात करो, ये कितना होगा 60s। स्मॉलर सब यूनिट ये कितना होगा 40s। ये अलग अलग प्रेजेंट थे। इसके बाद क्या हुआ, जब प्रोटीन बनने का था तभी मैग्नीशियम Mg2+ हाई हो गया, ये हाई हो गया तो ये दोनों साथ में आ गए और इन्होंने एक राइबोसोम बना दिया। समझ में आ रहा आपको, राइबोसोम बन गया। राइबोसोम बनने के बाद अब इस पे हमारे न्यूक्लियस में डीएनए था, डीएनए ने एमआरएनए बनाया। ये आपको फंक्शन ऑफ राइबोसोम में बताता हूँ ये करने के बाद, ठीक है। ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर क्या था, डीएनए था, डीएनए से कॉपी करके एमआरएनए बना, एमआरएनए बना न्यूक्लियस के अंदर ही है, न्यूक्लियस के अंदर ही, और ये एमआरएनए फिर साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो गया। अब ये एमआरएनए जो है ऐसे स्टैंड में प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ऊपर कोड्स है। तो ये एमआरएनए और ये राइबोसोम ये दोनों आएंगे साथ में, ये दोनों क्या आएंगे साथ में, साथ में आएंगे और ये जो एमआरएनए है ये राइबोसोम के अंदर जाके बैठ जाएगा, ठीक है। ये राइबोसोम, यहाँ पे कुछ कोड होगा है, ये हो गया अपना एमआरएनए और ये हो गया राइबोसोम। ये धीरे धीरे एमआरएनए जो अंदर इसके अंदर से पास होगा, ठीक है। और ये कोड अभी रीड हो रहा है, ये एमआरएनए पे कुछ कोड था, ये रीड हुआ, तभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक टीआरएनए करके प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो जो टीआरएनए है वो लेकर आता है, इस कोड को रीड करके एक अमाइनो एसिड लेकर आता है, ठीक है, और वहां पे बिठाता है एक अमाइनो एसिड। फिर ये रीड करके एक अमाइनो एसिड आया, फिर ये स्लाइड हो जाएगा अंदर, ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये कोड रीड होगा और एक और अमाइनो एसिड आएगा, ठीक है, और बढ़ जाएगा हमारे, फिर एक कोड आएगा, एक अमाइनो एसिड लगेगा, ऐसे करके ये एमआरएनए रीड करके एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा। समझ में आपको, देखो यहाँ पे ये राइबोसोम है, राइबोसोम के अंदर ये एमआरएनए, ये क्या है एमआरएनए पास हो रहा राइबोसोम के अंदर से, ठीक है। और ये हो गया अपना, ये है टीआरएनए। ये टीआरएनए अपने साथ एक एक अमाइनो एसिड ला रहा है, क्या ला रहा है, एक अमाइनो एसिड ला रहा है, और ये अमाइनो एसिड को और ये अमाइनो एसिड को लिंक करवा रहा है। देखो एक टाइम पे एक राइबोसोम के अंदर दो अमाइनो एसिड, ये दो टीआरएनए बैठे, दोनों ने एक अमाइनो एसिड लाया और इन दोनों ने फिर दोनों अमाइनो एसिड के बीच में एक लिंक बनवा दिया, क्या बना दिया, पेप्टाइड बॉन्ड बनवा दिया, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। ऐसे जुड़वाने के बाद एक अमाइनो एसिड करके क्या बना, एक प्रोटीन बनी। समझ में आया। तो राइबोसोम का अभी आपको समझा होगा कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, इधर से क्या बना, प्रोटीन। तो यहां से मैं बता सकता हूं आपको फंक्शन ऑफ राइबोसोम का असते ते आतलं प्रोटीन फॉर्मेशन, ठीक है। एक मेजर डिफरेंस की चीज है, हमारे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक यानी प्रो। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जब न्यूक्लियस से एक एमआरएनए आता है तो एक एमआरएनए को एक बार एक ही
राइबोसोम रीड करता है, समझ में आया? मतलब ये छोटा बनाता हूँ, ये एक राइबोसोम और एक ही mRNA, ठीक है, एक को एक ही रीड करेगा और ये धीरे 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 नेक्स्ट के साथ थोड़ा और आगे चला जाएगा mRNA के ऊपर, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चला जाएगा, धीरे धीरे करके इसको पूरा रीड कर लेगा, ठीक है। ऐसा होता है यूकैरियोटिक्स में। किसमें होता है? ये होता है यूकैरियोटिक्स में। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? एक mRNA किधर न्यूक्लियस में बना क्या? नहीं, प्रोकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में फ्री डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस नहीं, फ्री साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। वो डीएनए से फिर mRNA बना साइटोप्लाज्म में, और mRNA बन रहा है, mRNA बन रहा है, जैसे जैसे बन रहा है, साथ ही में उसके ऊपर mRNA उधर से बन रहा है, साथ ही में एक साथ बहुत सारे उसके ऊपर क्या बैठ जाते, बहुत सारे राइबोसोम बैठ जाते, समझ में आया? और ये राइबोसोम ने एक प्रोटीन बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये बना रहा है, ये क्या है? ये एक ही बना रहा है, देखो एक टाइम पे एक ही बना रहा है। तो सारे राइबोसोम उसको रीड करके सेम प्रोटीन बना रहे हैं, पर बहुत सारे प्रोटीन बन रहे साथ में। प्रोटीन सेम ही बन रहा है क्योंकि ये कोड सब सेम ही रीड कर, एक ही प्रोटीन, ये वही प्रोटीन होगा। अगर ये ट्यूब्यूलिन बन रहा होगा तो ये भी ट्यूब्यूलिन 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 ट्यूब्यूलिन, प्रोटीन सब सेम ही बना रहे हैं पर बहुत सारा बना रहे एक साथ में, समझ में आ रहा? तो प्रोकैरियोटिक में जो स्ट्रक्चर बनता है, एक mRNA पे बहुत सारे राइबोसोम, इसको क्या बोला जाता है? पॉलीजोम। क्या बोला जाता है इसको? पॉलीजोम। और इसको कुछ नहीं बोला था, ठीक है। तो आपको ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, देखो, पॉलीजोम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए, या फिर आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पॉलीजोम कंसिस्ट ऑफ which subunits। अब इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे दे सकते हैं, ठीक है। 40s 40s, नेक्स्ट 30s, 50s, 4, 2 and 3। इसमें क्या पूछा है? पॉलीजोम कंसिस्ट ऑफ विच सब यूनिट्स, पॉलीजोम के अंदर कौन से सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं? तो पॉलीजोम किस में होता है? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? 70s। 70s कौन से सब यूनिट से बना होता है? 50s और 30s। समझ में आ रहा है? तो ऑप्शन में अगर आपके 50s सिर्फ होगा तो 50s करेक्ट, सिर्फ 30s होगा तो 30s करेक्ट, बट इस ऑप्शन में 50s भी है और 30s भी है, तो ऑप्शन 4 बोथ 2 and 3। समझ में आया? आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं घुमा फिरा के, डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, बट ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं। आपका क्वेश्चन ही एनसीईआरटी का ही हुआ इनडायरेक्टली, ठीक है। हो गया राइबोसोम के बारे में स्टोरी, ठीक है। राइबोसोम के बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं? जो देखने वाले हैं वो उसका नाम है, ये है अपने साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। हमारी बॉडी ऐसे शेप में क्यों प्रेजेंट है? ऐसे शेप में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, ठीक है। वैसे ही हमारा सेल जो है, ठीक है, सपोज ऐसा शेप या फिक्स शेप में ही क्यों प्रेजेंट है? वो ऐसे इरेगुलर अमीबा जैसा कैसा भी क्यों नहीं प्रेजेंट है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स। क्या होता है उसके अंदर? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले साइटोस्केलेटल साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है? साइटोप्लाज्म का स्केलेटन जो बना रहा है उसको क्या बोलेंगे? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। तो हमारा जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स। वो फिलामेंट्स मिलके सेल को एक शेप देते हैं। क्या देते हैं? सेल को एक फिक्स शेप देते हैं, और वो सारे प्रोटीन फिलामेंट्स को क्या बोला जाता है? मिला के बोलते हैं हम लोग साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो साइटोस्केलेटल का स्ट्रक्चर का आपकी बुक में डेफिनेशन दिया है, एनसीईआरटी में दिया है कि इट इज प्रोटीन filaments that give shape, प्रोटीन फिलामेंट्स दैट गिव शेप। बट ये प्रोटीन फिलामेंट जो है, ये 3 टाइप के प्रोटीन फिलामेंट्स मिलके शेप देते हैं। समझ में?
ये दुनिया कौन बनाता है, ठीक है, दुनिया कौन बना रहा है, आदमी, औरत एंड अदर्स। समझ में आ रहा है? जैसे ये दुनिया सिर्फ आदमी नहीं बना रहा, सिर्फ औरत नहीं बना रही, सिर्फ अदर्स नहीं बना रहे, ये तीनों मिलके बना रहे। वैसे जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, जो सपोर्ट देने वाले स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ कोई एक नहीं है, तीन लोग, तीन चीजें मिलके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बन रही है, ठीक है। तो जो तीन चीजें हैं जो मिलके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बन रही, वो तीनों का नाम है क्या? एक का नाम है माइक्रोट्यूब्यूल, दूसरे का माइक्रोफिलामेंट, और तीसरे का इंटरमीडिएट फिलामेंट। आपको एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म द साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ठीक है। उसमें आपको तीन ये ऑप्शन दिए रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ऐसा ये तीन ऑप्शन दिए रहेंगे और एक कुछ भी दिया रहेगा ऑप्शन में, ठीक है। तो आपको जो कुछ भी दिया हुआ ऑप्शन वो करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर, ये आओ, ठीक है, इतना समझा। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोफिलामेंट, इसका सिर्फ वर्ड, ये तीनों वर्ड्स लिखे हुए सिर्फ आपके एनसीईआरटी में, बट इसका मतलब नहीं बताया गया, बट इसका मतलब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है एक्चुअली, माइक्रोट्यूब्यूल आपको याद रखना। देखो माइक्रोट्यूब्यूल बड़ा है या फिलामेंट? देखो माइक्रो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, आपने गिन लिया 13, ये कितना 11 वो 13, इसके अंदर कितने 11 वर्ड्स है और उसमें 13 वर्ड्स, 13 वर्ड्स। ये हमारा ट्रिक है, ठीक है। 11 वर्ड्स बड़ा होता है कि 13 वर्ड्स, ऑब्वियसली 13 वर्ड्स बड़ा होता है, ठीक है। तो हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल होगा उसका डायमीटर कम होगा, कितना, ऑलमोस्ट 7 नैनोमीटर जितना, कितना 7 नैनोमीटर डायमीटर, और इसका इससे मोटा होगा कितना 25 नैनोमीटर डायमीटर, ओके, इतना समझा आपको। और इंटरमीडिएट का बीच बीच में 11 से 13 नैनोमीटर डायमीटर, इतना याद हो जाएगा आपको। इंटरमीडिएट मतलब बीच बीच में, जो छोटा वाला वो कम, जो बड़ा वाला वो ज्यादा, इतना समझा है। अभी इनके जो स्ट्रक्चर है उसमें पिक्यूलियरिटी है। हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल है, ये वाला माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल में क्या होता है, हमारे दो डाइमर होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा ट्यूब्यूलिन मिलके क्या बनाते, डाइमर बनाते। क्या बनाते, डाइमर। देखो एक अल्फा आता, एक, रुको कलर चेंज करता हूं, एक बीटा, एक अल्फा एक बीटा, ऐसे ही फिर एक अल्फा, रुको एक अल्फा शेड दो, एक अल्फा एक बीटा, ऐसे डाइमर। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से लास्ट में लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, जहां तक बात ऐसा, ठीक है। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, ठीक है, तीन चीजें होती है जो मिलके साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर बनाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये किसी चीज से बनी हुई है, ऐसे एज इट इज नहीं आती, किसी चीज से बनी हुई है। तो ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर दो चीजें होती है, एक अल्फा माइक्रोट्यूब्यूलिन, अल्फा माइक्रोट्यूब्यूलिन, और एक होता है बीटा माइक्रोट्यूब्यूलिन, ठीक है। ये दो ऐसे पेयर्स होते हैं, डाइमर्स होते हैं, ठीक है, डाइमर अल्फा और बीटा, ऐसे अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, समझ में आ रहा है। अल्फा बीटा माइक्रोट्यूब्यूलिन है, ये दो सर्कल, ऐसे 13 आएंगे, 13, समझ में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13, ऐसे 13 अल्फा है। अल्फा के साथ साथ बीटा भी आया था, 1 2
ऐसे मिलके उन्होंने पूरा सर्कल बनाया, समझ में आ रहा है? अल्फा बीटा ऐसे डाइमर्स, 13 डाइमर्स है और उन्होंने एक सर्कल बनाया, और ऐसे मिलके ऐसे बहुत सारे साथ में आके उन्होंने ऐसे बहुत सारे सर्कल और साथ में आके एक ट्यूब्यूल बना है। तो ये क्या हो गया अपना माइक्रोट्यूब्यूल, ये होता है माइक्रोट्यूब्यूल। अभी हमारा माइक्रोफिलामेंट क्या होता है? माइक्रोफिलामेंट होता है ऐसे एक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 2 3 ऐसे एक एक्टिन मॉलिक्यूल की चेन होती है, दिख रहा है आपको? एक एक्टिन मॉलिक्यूल की चेन होगी, और दूसरा एक्टिन मॉलिक्यूल का चेन होगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर फोल्ड होंगे ऐसे करके, समझ में आ रहा है? ये बनेगा क्या अपना माइक्रोफिलामेंट, ये हो गया हमारा माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोट्यूबुलिन क्या होता है? इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या होता है? उसमें ऐसे ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्पाइरल जाते हैं, समझ में? ये अपने इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये हो गए हमारे 3 स्ट्रक्चर जो मिलके हमारा क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी आपको समझने के लिए। माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर आपका बहुत खास फोकस होना चाहिए, बहुत जगह पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स अभी देखने मिलेगा नेक्स्ट अपकमिंग थिंग में, ठीक है? तो जो हमारा माइक्रोट्यूब्यूल है ये बना क्या चीज से? बहुत अच्छे से फोकस करो। पहले हम लोग ने देख लिया, इसका साइज देख लिया, फिर कैसे बना है, पर क्या चीज से बना आप देखेंगे। ये बना है ट्यूब्यूलिन से। कौन से प्रोटीन से? ट्यूब्यूलिन। यहाँ पे मैंने बोला देखो प्रोटीन फिलामेंट्स, मतलब ये तीनों भी प्रोटीन से बने होंगे, पर कौन सा प्रोटीन? एक ही टाइप का प्रोटीन देखा दुनिया में? नहीं, तो ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है ना, ये बहुत सारे टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं, अलग अलग टाइप के, बट सबसे कॉमन क्या है? केराटिन। आपके बालों में इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये सब, वही केराटिन। और माइक्रो फिलामेंट क्या चीज से बना होता है? एक्टिन से। समझ में? कैसे याद रखोगे? कभी भी हमारे मसल्स के अंदर क्या होते हैं? ट्यूब्यूल होते हैं कि फिलामेंट? कभी तुम लोग सुनेंगे एक्टिन फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट, समझ में आ रहा है? तो माइक्रो फिलामेंट क्या चीज से बना होता है? एक्टिन से। ऐसे याद रखोगे, मसल में एक्टिन होता है और वहां पे फिलामेंट होता है, तो मतलब एक्टिन से बना है माइक्रो फिलामेंट। और बच्चा क्या? ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल्स क्या चीज से बना है? ट्यूब इसके अंदर, तो ट्यूब्यूलिन से। याद हो जाएगा। बाकी इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको नहीं भी याद रहेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हमारे ये सीलिया या फ्लैजिला। हमारा जो सीलिया या फ्लैजिला है, हमारे ये बहुत सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। सीलिया या फ्लैजिला दोनों का अलग अलग काम है। हम लोग ने साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का भी फंक्शन देखा, तो वो हम लोग को क्या देता है? साइज और शेप देता है। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर का जो फंक्शन था, इसका फंक्शन क्या था? शेप देना है, मूवमेंट में हेल्प करना। समझ में आ रहा है? तो वैसे ही इसका भी कुछ फंक्शन होगा जो सीलिया फ्लैजिला है। तो सीलिया का अलग फंक्शन होता है, फ्लैजिला का अलग फंक्शन होता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है? तो सीलिया क्यों प्रेजेंट होता है? जैसे कि हमारा जो भी एयर अंदर जाए, एयर है ना, उसको डस्ट फ्री करने के लिए हमारा एयर है, तो हमारे थ्रोट के अंदर जो एपिथेलियम होगा उसके ऊपर सीलिया होगा। ये सीलिया ऐसे ऐसे कर रहा है, जो डस्ट हमारे अंदर गया उसको बाहर पुश कर रहा है। ये हो गया एक तरह से मूवमेंट। सीलिया का फंक्शन होता है वर्क्स लाइक ओर्स, और ये करता क्या है? तो ये जो बाहर का ऑब्जेक्ट है उसको मूव कराता है, खुद ऑर्गेनिज्म को मूव कराता है कभी कभी, और कभी कभी बाहर के ऑब्जेक्ट को मूव कराता है। अभी हमारा जो थ्रोट है सपोज, तो यहाँ पे जो एपिथेलियम है इसके ऊपर सीलिया है, तो ये सेल खुद मूव हो रहा है क्या? सीलिया जो मूव हो रहे है तो सेल को मूव करा रहा है क्या? नहीं, बाहर जो डस्ट पार्टिकल था उसको पुश करा रहा है बाहर। समझ में? तो सीलिया का वर्क क्या होता है? मूव एक्सटर्नल थिंग, या फिर सेल को भी, कभी कभी सेल को भी मूव कराता है। जैसे हम लोग बैक्टीरिया में सीलिया देखेंगे, तो सीलिया साथ में करके काम करके बैक्टीरिया को घुमाते हैं। ये दोनों भी करा सकता है, या तो बाहर के ऑब्जेक्ट को भी घुमा सकता है, या तो खुद सेल को भी घुमा सकता है, ठीक है? बट जो फ्लैजिला है ये हमेशा क्या करता है? ऑलवेज सेल को ही घुमाता है, ठीक है? गोल 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 गोल, ये हमारा सेल है, सेल के ऊपर फ्लैजिला गोल 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 नाचेगा। समझ में आ रहा है? हमारे सेल के अंदर से फ्लैजिला निकला, इतना फ्लैजिला समझो, जैसे गोल 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 नाच के सेल को मूव करेगा, बाहर की चीजों को मूव करेगा क्या? नहीं।
समझ में आ रहा है? तो ये क्या मूव कराता है, मूव सेल। दोनों का डिफरेंस समझ गए, एक्सटर्नल थिंग को मूव कराता है, हमेशा सेल को ही मूव कराता है फ्लैजेला। हमारा जो सीलिया है वो स्मॉलर होता है, और स्मॉलर भी होता है और बहुत ज्यादा नंबर्स में होता है, न्यूमरस। और फ्लैजिला जो है कभी भी 1 2 3 4 ज्यादा नंबर्स में नहीं, बहुत कम नंबर्स में, लिमिटेड नंबर्स में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये उतना न्यूमरस नहीं होता, और ये लार्जर होता है, लॉन्गर एंड फ्यू। समझ में आ रहा दोनों का डिफरेंस? हम लोग ने फ्लैजिला देख लिया, सिलिया देख लिया, बट हम लोग फ्लैजिला और सिलिया को बाहर से देखा, अभी अंदर से देखने की बारी, ठीक है। हम लोग ने एक फ्लैजिला को कट किया, या सिलिया को कट किया, तो हम लोग ने माइक्रोस्कोप में जब भी देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो दोनों के भी स्ट्रक्चर सिमिलर दिखे। फ्लैजिला और सिलिया दोनों अंदर से सेम थे, बाहर से भले अलग था, एक छोटा था एक बड़ा था, एक ज्यादा नंबर में था एक कम नंबर में था, बट अंदर से दोनों भी सेम थे देखने में, ठीक है। तो अंदर से हम लोग को एग्जैक्टली क्या स्ट्रक्चर दिखा, तो हमारा जो फ्लैजिला या सिलिया है ये बना था, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स थे। क्या थे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। फोकस करो, माइक्रोफिलामेंट्स नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये गोल क्यों बना है? गोल क्यों बना है? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल से बना है। देखो इमेजिन करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे भी इमेजिन करो 1 2 3 4 5, ऐसे कितने होंगे? 13 माइक्रोट्यूबुलिन मिलके बना रहे होंगे एक माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसे 2 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं सेंटर में। ऐसे 2 माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेंटर में। इसको बोला जाता है सीलिया के स्ट्रक्चर में, ये दोनों जहां पे प्रेजेंट होते हैं बीच में, उस जगह को बोलते हैं सेंट्रल हब। सेंट्रल हब ये कैसे बना है? माइक्रोट्यूब्यूल से। अभी किसी ने पूछा कि आपका जो सीलिया है या फ्लैजिला है, फ्लैजिला में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे ये बना किसका? माइक्रोट्यूब्यूल का। और माइक्रोट्यूब्यूल क्या जिससे बना होता है? ट्यूबुलिन से। तो आपको ऑप्शन में लिखा हो सकता है ट्यूबुलिन, फिर एक्टिन, केराटिन, और ऑप्शन होंगे, पर आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ट्यूबुलिन। समझ में आया? सेंट्रल हब में होते हैं ऐसे 2 सर्कुलर चीजें, दोनों होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, इसको बोलते हैं सेंट्रल हब। सेंट्रल हब के बाहर, जस्ट बाहर ऐसा एक शीथ प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये शीथ, ये शीथ हो गया दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके जस्ट बाहर हम एक सर्कल में हम लोग को दिखते हैं 9 पेयर्स में माइक्रोट्यूब्यूल दिखते हैं, पेयर्स में, 2 जोड़ियों में। देखो ऐसे, एक नहीं, दो पेयर में, ऐसे 18 दिखेंगे माइक्रोट्यूब्यूल, बट 9 पेयर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? 9 पेयर्स में ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल सराउंड करते, और ये जो है ये हमारे सेंटर वाले जो 2 माइक्रोट्यूब्यूल है इससे कनेक्टेड होते हैं एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से। इसको बोला जाता है रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक, समझ में आ रहा है आपको? रेडियल स्पोक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 प्रेजेंट है। ये जो हमारा पेरिफेरी वाला माइक्रोट्यूब्यूल है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, इन दोनों को बोला गया पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ना, ये सेंटर वाले माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। किसकी वजह से? रेडियल स्पोक की वजह से। दिख रहा है आपको? रेडियल स्पोक। बट एक दूसरे के साथ भी कनेक्टेड है, ये वाला अपने बगल वाले के साथ, ये वाला दूसरे बगल वाले के साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये सब खुद भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दिख रहा है? इससे और इससे। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रिजेस। ये है ना, इनको ब्रिजेस बोला जाता है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। ये हमको दिख रहा है 9, बाजू बाजू में 9 और बीच में 2 सिंगल, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? 9+2 अरेंजमेंट। तो जो सीलिया और फ्लैजेला दोनों का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, और स्ट्रक्चर सेम होता है पर कैसा होता है? 9+2 अरेंजमेंट होता है। किसका? माइक्रोट्यूब्यूल्स का। माइक्रोफिलामेंट्स का नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। जो सेंटर के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है उसको एक शीट कवर करती है। जो पेरिफेरल वाला माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर वाला माइक्रोट्यूब्यूल किसी प्रोटीन से कनेक्टेड, उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। एक दूसरे से कनेक्टेड उसको क्या बोलते हैं? ब्रिजेस। समझ में आ रहा है?
ये हो गया 9+2 अरेंजमेंट। क्यों 9+2 बोला वो भी दिख रहा है हमको, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा सेंट्रोजोम, ठीक है। ये जो सेंट्रोजोम है ये एक ऐसा ऑर्गेनल है जो कि सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ओनली इन एनिमल्स। ये वो जलकुकड़ी आंटी होती है सबके मोहल्ले में, सेंट्रोजोम वो है। क्या करता है सेंट्रोजोम, जब भी सेल डिवीजन होने वाला होता है तो सेल डिवीजन करने के लिए हमारे अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो उस 2 पार्ट में, तो सपोज दो लव बर्ड्स है, अपने आप अलग होंगे नहीं होंगे, उनको अलग करने के लिए एक मोहल्ले की आंटी चाहिए, है ना, जो उन दोनों के घर में जाके चुगली करे फिर दोनों अलग हो जाए हैं। तो ये दोनों को अलग, जो डीएनए को 2 पार्ट में करने वाली आंटी कौन है, सेंट्रोजोम है। सेंट्रोजोम जो है ये 2 चीजों से बना होता है, 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स 2 प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को परपेंडिकुलर प्रेजेंट होते हैं। और ये 2 स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सेंट्रियोल। जो सेंट्रोजोम है वो क्या चीज से बना है, 2 सेंट्रियोल से बना है, और 2 सेंट्रियोल एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है, ये 2 सेंट्रियोल एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और ये वो आंटी है जो डीएनए को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डिवीजन के टाइम। और ये आंटी सबके मोहल्ले में होती है क्या, नहीं, चौल में होती है मोस्टली, बड़ी बिल्डिंग में नहीं होती मोस्टली, ठीक है। तो ये जो आंटी है सिर्फ एनिमल सेल में होती है, प्लांट सेल में होती है क्या, नहीं होती। समझ में आ रहा है, ऐसे याद रखना। ये हो गया 2 सेंट्रियोल से बनी, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, और दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। हम लोग ने जब एनिमल सेल को देखा हम लोग को सेंट्रोजोम दिखा, ठीक है। तो सेंट्रोजोम जो है उसके अगल बगल हम लोग को एकदम एमॉर्फस एरिया दिखा, एकदम शाइनलेस, एकदम बिना शाइन वाला, एकदम अमॉर्फस रीजन। अमॉर्फस का समझ रहे हो ना, मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में बहुत बार बताया जाता होगा। तो वो मोहल्ले की जो आंटी होती है जो पंचायत करती है, एकदम भद्दी दिखने वाली सबसे होती है, वही होती है, राइट। तो वैसा ही सेंट्रियोल के अगल बगल ना एकदम अमॉर्फस रीजन प्रेजेंट, ठीक है। जो सेंट्रोजोम है सराउंडेड बाय अमॉर्फस रीजन, ठीक है। अमॉर्फस रीजन तो हो गया, बट हम लोग एक सेंट्रियोल को जब हम लोग ने कट करके इसका भी स्ट्रक्चर अंदर से देखने का ट्राई किया तो हम लोग को कुछ दिखा। क्या दिखा, हम लोग ने एक सेंट्रियोल लिया, उसको कट किया और ऐसे चिपका दिया, ऐसे दिख रहा आपको। और फिर हम लोग ने पता लगाने का ट्राई किया कि क्या कैसा दिखता है, कैसा है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। तो हम लोग को क्या दिखता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे भी एक होता है हब, क्या होता है, एक सेंट्रल हब। ये जो सेंट्रल हब है ये क्या चीज से बना है, एक माइक्रोट्यूब्यूल से बना है, एक माइक्रोट्यूब्यूल है। और ये सेंट्रल हब को सराउंड करने के लिए फिर से क्या प्रेजेंट है, 9 क्या प्रेजेंट है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स। समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये जो होता है सेंट्रल हब, ये हमारा क्या नहीं होता है, एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, सिर्फ प्रोटीनिशियस एरिया होता है। यहाँ पे एक्चुअली कोई माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होता है, ये यहाँ पे प्रोटीन्स बस भरे हुए होते हैं, कोई स्ट्रक्चर फिक्स नहीं बना होता, सिर्फ भरे हुए प्रोटीन होते हैं। तो इसको हम लोग एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बोल सकते, इसको प्रोटीनिशियस एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सेंट्रल हब होता है बहुत प्रोटीनिशियस एरिया, उसके अगल बगल 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल के ट्रिपलेट्स दिख रहे हैं क्या आपको, 3 माइक्रोट्यूब्यूल देखो, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे 3 ट्रिपलेट्स प्रेजेंट होते हैं, 9 बना के। एक सेंट्रल हब को 9 माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स घेरते हैं, ठीक है। और माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स है ना, अंदर वाले को ए बोला जाता है, इसको बी, सबसे बाहर वाले को सी, ए बी, सबसे बाहर वाले को सी, ऐसे होता है, ठीक है। यहां पर भी सेम, जो बाहर का माइक्रोट्यूब्यूल है उसको अंदर के साथ कनेक्ट करने के लिए एक रेडियल स्पोक होता है, इसको क्या बोला जाता है, रेडियल स्पोक। और
जो हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स है, इसमें क्या होता है, एक माइक्रोट्यूब्यूल का जो सी है वो दूसरे वाले के ए से कनेक्ट होता है, और इसका वाला जो ए है वो दूसरे वाले के सी के साथ कनेक्ट होता है। समझ में आ रहा है? ये वाले का देखो सी बगल वाले के ए के साथ कनेक्टेड है, और ये वाले का ए उसके दूसरे साइड वाले के सी के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्ट जो करने वाला होता है ए और सी को, इसको बोला जाता है ए सी ब्रिज। क्या बोलते हैं? ए सी ब्रिज। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं ए सी ब्रिज, सी ब्रिज भी बोलते हैं। तो अगर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये कौन से प्रोटीन से बना है, माइक्रोट्यूब्यूल बोलो, सेंट्रोसोम कौन से प्रोटीन से बना है, तो यहाँ पे भी आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन आएगा। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा गया नहीं है, बट आप अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, वहां से डिडक्ट कर सकते हैं बात। समझ में आ रहा है? तो जो सेंट्रोसोम है ये तो स्ट्रक्चर है, और जो सेंट्रोसोम है ना ये और भी स्ट्रक्चर्स बनाता है, सिर्फ डिवीजन में हेल्प नहीं करता है। वो आंटी जो रहती है ना खींचती है दो लोगों को, वो सिर्फ नहीं है। आपके एनसीईआरटी में एक चीज लिखी गई है जो कि जो सेंट्रियोल है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, व्हील कार्ड स्ट्रक्चर। देखो ये एक व्हील के जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसको बोला गया है व्हील कार्ड स्ट्रक्चर। हाँ, आपके जो मोहल्ले की आंटी है जो भी है उसका कभी शक्ल देखोगे? बहुत बॉडी शेमिंग हो गई आज, पर कैसी रहती हो, ट्रक के टायर जैसी है। तो ये भी मोहल्ले की आंटी, इसका भी शक्ल कैसा रहेगा, ट्रक के टायर जैसा, व्हील कार्ड स्ट्रक्चर। ये आपके एनसीईआरटी का लाइन है। इसको एक और तरीके से बोला जाता है 9+0 अरेंजमेंट। इसके सेंटर में आपको एक भी माइक्रोट्यूब्यूल दिख रहा है? नहीं, सिर्फ साइड साइड में माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है, वो भी ट्रिपलेट्स। तो साइड के 9 और बीच का 0, इसको 9+0 अरेंजमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो जो सेंट्रोसोम है ये हमारा बहुत बार क्या करता है, हमारा जो फ्लैजेला या सीलिया है, सीलिया के 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे नीचे का जो पार्ट होता है वो बेसल बॉडी होता है। तो बेसल बॉडी कौन बनाता है? हमारा सेंट्रोसोम। समझ में है? सेंट्रोसोम क्या बनाता है? बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, फ्लैजेला। और जो माइक्रोट्यूब्यूल है और क्या बनाते हैं? हमारा ये भी बनाते हैं। डिवीजन के टाइम माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं। देखो माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं डिवीजन के टाइम, जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो डीएनए को डिवाइड करने के लिए, हेल्प करने के लिए माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं जो डीएनए पे जाके अटैच होते हैं। तो उनका स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम से मैच होता है, वो भी सेंट्रोसोम जैसे ही होता है। समझा? तो जो सेंट्रोसोम है उसका फंक्शन क्या हो गया? मेक बेसल बॉडी ऑफ सीलिया, फ्लैजेला, स्पिंडल फाइबर एंड माइक्रोट्यूब्यूल फॉर डिवीजन। वेरी इजीली समझा दिया गया आपको, इतना ही है आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, ठीक है। इसके आगे हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे आपके टॉपिक के ऊपर जितना हम लोग ने पढ़ा अब तक। क्वेश्चन क्या है, ये नीट 2016 में आ चुका क्वेश्चन है, आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो रहे क्या आपसे। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या क्या चीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सीलिया के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बताया मैंने, हाँ। फ्लैजेला के अंदर, चलो हाँ। पेरोक्सिसोम ये एक ऑर्गेनेल आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। आपको फिलहाल के लिए अज्यूम करो आपको मालूम नहीं है कि पेरोक्सिसोम के अंदर होता है कि नहीं, ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन करेक्ट है कि रॉन्ग नहीं मालूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, स्पिंडल फाइबर होता है स्पिंडल फाइबर के अंदर, सेंट्रियोल्स के अंदर होता है माइक्रोट्यूब्यूल, अभी बताया। सीलिया के अंदर भी होता है, ठीक है। आपको इस ऑप्शन के बाद कुछ मालूम नहीं, बट आपको एक ऑप्शन मिली है जिसके अंदर 3 ऑप्शन करेक्ट है, आपका हो गया ऑप्शन करेक्ट। समझ में आया? बाकी एक बार चेक कर लो, क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होता है ना कि माइक्रोट्यूब्यूल होता है, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोसोम और सेंट्रोसोम के अंदर होता है क्या? है न्यूक्लियोसोम के अंदर होता है क्या? नहीं, तो ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। समझ में आ रहा है? ऑप्शन 2 करेक्ट है। A complex of ribosomes attached to a single strand of RNA is known as, आज ही पढ़ा गया आपको, इसका आंसर पॉलीसोम्स होता है। पॉलीसोम्स, जब एक mRNA स्ट्रैंड पे बहुत सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाते हैं और साथ में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होता है?
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, ठीक है। तो उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? पॉलीजोम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल, ठीक है। अपनी बॉडी के सेल में एक ही ऐसा ऑर्गेनल है जो दूसरी ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट भी हो सकता है और बाहर भी प्रेजेंट हो सकता है। बाकी ऐसा कोई ऑर्गेनल आप नहीं देखोगे जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर मिलेगा। कभी आपने सुना है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ऐसा होता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूक्लियस, नॉट पॉसिबल, राइट। बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम सुनोगे, क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम सुनोगे। समझ में आ रहा है क्या? तो सिर्फ राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो दूसरे ऑर्गेनल के अंदर प्रेजेंट हो सकता है, इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? एन ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल। AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन। मेजर फाइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इज, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा हमारा प्रीवियस वीडियो देखने के बाद। प्लीज यू कुड क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। आप वो वीडियो देख के फिर कमेंट में आंसर कीजिए कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच एंड सिलेक्ट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग दिया और सिलेक्ट करना। सेंट्रियोल, ऑप्शंस मत देखो, यहां देखो। सेंट्रियोल करता क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, थाइलाकॉइड्स का कोई रिलेशन नहीं, न्यूक्लिक एसिड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। सेंट्रियोल बनाता है बेसल बॉडी बनाता है, सीलिया बनाता है या फ्लैजेला बनाता है, राइट। तो ये ऑप्शन, तो 1 का क्या हो गया? अपना रफ में लिख लो। 1 का क्या? 4, 1 का 4। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के अंदर ये फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्या? नहीं, थाइलाकॉइड्स होता है, हैं? तो ये हो गया 2, ये 1, ये 2, ठीक है। तो 2 का ऑप्शन क्या हो गया? 2। क्रिस्टे, क्रिस्टे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? इन फोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा? 1। और राइबोजाइम, राइबोजाइम क्या होता है? राइबोजाइम क्या होता है? राइबो म्हणजे RNA, RNA वाला एंजाइम। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया कि दुनिया की जितनी एंजाइम्स होती है वो सब क्या चीज से बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, एक्सेप्ट राइबोजाइम। ये अकेला ऐसा एंजाइम है जो RNA से बना होता है, इसके लिए इसका नाम है राइबोजाइम, ठीक है। तो जो राइबोजाइम है वो क्या है? RNA है। RNA क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। तो राइबोजाइम 3rd, ठीक है। 4 का 3rd कौन से ऑप्शन के साथ आपका मैच कर लो, ठीक है। 1 का 4 दोनों भी हो सकता है, 2 का 2 ये है, 3 का 1 ये, 4 का 3rd ये। ऑप्शन ए करेक्ट। ये आया था AIPMT 2014 में, 2013 नीट में और AIPMT 2012 में, ठीक है। ये सब आपके प्रीवियस क्वेश्चंस है और आई होप सो आपसे भी बन गए होंगे, मेरे बताए भी ना, ठीक है। इतना तो ठीक पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली। सो आप इन टच रहिए कॉन्स्टेंटली और नीट का आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक विथ मोर एंथुसियाज्म। थैंक यू।